नमस्कार दोस्तों, जीके मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष हिस्ट्री की जो बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस थे उनको लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे इस महामारी के बीच। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ऐसे लोगों को जिनको सही में इन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जो इनका लुत्फ़ उठा सकें, जिनको इनसे बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। और मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे कि हिस्ट्री की इससे पहले मैंने एक वीडियो लाई थी, मैंने आपको कहा था कि मैं दो पार्ट बना दूंगा वीडियोस की, एल्स ये बहुत बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो पहला पार्ट तो मैंने दे दिया है, इसमें 4 सवाल थे, उसको मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था एकदम सारे के सारे ऑप्शंस को। तो चलिए बढ़ते हैं, आज उसके बाद से जो क्वेश्चन हैं बाकी उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन था, बृहत कथा किसके द्वारा लिखी गई थी? मैंने आपको बताया था गुणाध्याय के द्वारा। दसराजन वॉर सुदास के बीच में जो हुआ था, सुदास और कॉन्फेडरेसी के बीच में, ये परुशनी नदी के किनारे हुआ था, जिसको हम अभी रावी भी कहते हैं। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के वक्त पे हुआ था 250 BC में, पाटलिपुत्र में। चेयरमैन थे मोगलीपुत्र तिस्सा। इवन इस वक्त पे अभिधम्म पिटक बना था, आपको याद होगा। इवन मिशनरीज भेजी गई थी श्रीलंका में। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा था सेलोन में, एक पीपल का पौधा देकर, याद होगा आपको। और इसी क्वेश्चन में मैंने आपके साथ बुद्धिस्ट के जो चार काउंसिल्स हैं उनको डिस्कस की थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छे लगे होंगे। साथ साथ जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, ये इससे सवाल था। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस थे वो आपस में इंटर रिलेटेड थे। मैंने आपको सबके बीच में रिलेशन बताया था। पुलकेशी टू, यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी, मुझे बाद में याद आया कि पुलकेशी टू जो थे, देखिए उनके एक भाई हुआ करते थे, उनका नाम था विष्णुवर्धन। तो जब इन्होंने बहुत ज़्यादा इनका साम्राज्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इन्होंने एक पार्ट, अपने साम्राज्य का एक पार्ट विष्णुवर्धन को संभालने के लिए दे दिया था। अब विष्णुवर्धन की बात हो रही है तो विष्णुवर्धन, आपको ये हिस्ट्री में पता होना चाहिए कि दो कैरेक्टर्स है विष्णुवर्धन के। एक तो है पुलकेशी द्वितीय के भाई, और एक है होयसाला डायनेस्टी, एक साम्राज्य था होयसाला, ठीक है, उसके रूलर थे विष्णुवर्धन। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु वाज द ऑथर ऑफ 10 कुमार चरिता? 10 कुमार चरितम जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है भरवी, बी वराहमिहिर, सी भास एंड डी दानदीन। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा या सोच लीजिएगा। उसके बाद आंसर्स को चेक करने के लिए वीडियो को प्ले कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। 10 कुमार चरितम जो है ये दानदीन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, दानदीन की 2 पुस्तक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। एक है 10 कुमार चरितम और एक है काव्य दर्शनम। ठीक है, ये 2 बुक्स हैं जो दानदीन के द्वारा लिखी गई है और बहुत ज़्यादा फेमस है। बात करें दानदीन की तो ये पल्लव डायनेस्टी के राजा जो थे उनके सभा में रहा करते थे। अब उस राजा की बात करें तो उनका नाम था नंदीवर्मन टू। ये पल्लव वंश के राजा थे नंदीवर्मन टू, जिनके साम्राज्य में दानदीन रहा करते थे। ठीक है, फिर जैसे पहला ऑप्शन जो है भरवी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कहा जाता है दानदीन और भरवी जो थे ये पल्लव वंश के राजाओं के साम्राज्य सभा में रहा करते थे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, दानदीन जो थे वो नंदीवर्मन टू के नंदीवर्मन टू के सभा में रहा करते थे। एंड जो भरवी है वो सिम्हा विष्णु नाम के एक पल्लव शासक थे, उनके सभा में रहा करते थे भरवी। ठीक है, भरवी की एक बहुत फेमस किताब है कृतार्जुनियम, सॉरी इसकी प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली है किरत अर्जुनियम। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली होती है किरत अर्जुनियम। तो ये जो स्टोरी है ये अर्जुन और एक माउंटेन मैन की कहानी है, ये महाभारत पे बेस्ड है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम किरत अर्जुनियम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। और जैसे कि इसके बाद जो हमारा थर्ड ऑप्शन था भास के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भास को जो है संस्कृत नाटक के जनक कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत नाटक के जनक का जनक कहा जाता है भास को। भास की बहुत सारी किताबें हैं। 1912 में, यहाँ मैंने और एक नाम इंक्लूड किया, आप देख सकते हैं,
महामहोपाध्याय गणपति शास्त्रीगल, ये वो इंसान थे जिन्होंने 1912 में भास की 13 प्लेस को रीडिस्कवर किया था। ठीक है, भास की 13 प्लेस को रीडिस्कवर किया था। तो भास के द्वारा लिखी गई कुछ किताबों के नाम जान लेते हैं। स्वप्न वसवदतम, कुछ बड़े बड़े नाम है ये, ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा। स्वप्न वसवदतम, मध्यम व्ययोगा, मध्यम व्ययोगा, उरुभंगा, प्रतिज्ञाना उगांधारियन, ठीक है, ये नाम बहुत बड़ा है। प्रतिज्ञाना उगांधारियन, चारुदत्ता, अभिषेका एंड प्रतिमंतका, ठीक है, ये कुछ फेमस बुक्स है भास की। बात कर लेते हैं अपने लास्ट ऑप्शन के बारे में, वराहमिहिर। देखिए, जैसे कि हमको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इसके 9 जेम्स हुआ करते थे, इनके कोर्ट में 9 जेम्स रहा करते थे। यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और भी एक राजा थे जिनके कोर्ट में 9 जेम्स रहा करते थे। 9 जेम्स मतलब नवरत्न। ऐसे 9 लोग थे जिनको नवरत्न की उपाधि दी गई थी, जिनको मिलाकर नवरत्न कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में नवरत्न थे। इवन और एक राजा थे, तो उस राजा का नाम बताइएगा जिसके साम्राज्य में नवरत्न हुआ करते थे। तो इन नवरत्नों में से एक वराहमिहिर भी थे। ठीक है, तो इनके फेमस बुक्स की बात कर लें, पंच सिद्धांतिका, रोमक सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातका। देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनके बुक्स पंच सिद्धांतिका, रोमक सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातका, ये है वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई किताबें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट जो सवाल है, इन द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य में, हु वॉज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट्स के सुपरिंटेंडेंट कौन हुआ करते थे? आपके ऑप्शंस हैं नौका अध्यक्ष, मनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और पत्तनाध्यक्ष। देखिए, ये उस वक्त के नाम थे, नाम किया जाता था, नाम दिया जाता था उन लोगों को जो इन पोस्ट को संभालते थे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके अपने जवाब दे दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर। तो यहाँ जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोर्ट्स है, ये कहा जाता था पत्तना अध्यक्ष को। ठीक है, पत्तना अध्यक्ष को सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोर्ट्स कहा जाता था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने यहाँ पर, देखिए, चाणक्य की जो एक किताब लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, अर्थशास्त्र, उसमें इनके बारे में विश्लेषण दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ लोग थे, लोग तो नहीं थे, पद थे, कुछ ऐसे पद थे जिनका नामकरण किया गया था, और ये इनको कुछ डिपार्टमेंट्स दी गई थी संभालने के लिए। जैसे कि मैंने कहा, ऑप्शन के हिसाब से पत्तना अध्यक्ष जो थे वो पोर्ट्स को संभालते थे। ये आपको याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगी। पत्तना अध्यक्ष पोर्ट, देखिए, पोर्ट्स से पत्तना अध्यक्ष। ओके, फिर आते हैं नौका अध्यक्ष, जैसा कि हमारा पहला ऑप्शन था नौका अध्यक्ष। कहीं कहीं बुक में इसको नवा अध्यक्ष भी कहा गया है। ठीक है, यह है सुपरिंटेंडेंट ऑफ शिप्स, ये भी आपको याद रखने में आसानी होगी। नौका का मतलब होता है, आपको पता है, नाव, नौका, तो नाव मीन्स शिप, शिप के अंडर आ जाती है, मतलब शिपिंग के अंडर आ जाती है। तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ शिप्स जो थे वो थे नौका अध्यक्ष या फिर नवा अध्यक्ष। नवा से भी आपको इजीली पता लग जाएगा। देखिए, मुंबई में जो है नवसेना, ठीक है, तो वो क्या है, बेसिकली शिपिंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो नवाध्यक्ष अगर आती है उससे ही पता लग जाएगा कि ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ शिप्स है। फिर आते हैं कोषा अध्यक्ष। अब कोष किसको बोलते थे? ट्रेजर को। ठीक है, ट्रेजर को, खजाने का कोष बोलते थे, मतलब राजा महाराजा का जो खजाना होता था उसको कोष बोलते थे। तो कोषा अध्यक्ष जो होते थे वो ट्रेजरी ऑफिसर्स हुआ करते थे। ठीक है, फिर आते हैं मनाध्यक्ष, जैसे कि हमारा सेकेंड ऑप्शन है मनाध्यक्ष। ये जो है इसको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। लुक्ड आफ्टर ऑफिस ऑफ टाइम एंड प्लेस डिटरमाइनिंग, किसी भी जगह कोई भी जगह कौन सी है या फिर वक्त कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सब डिटरमाइन करते थे मनाध्यक्ष। ठीक है, ये इनका काम था। फिर आते हैं सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष की बात करें तो ये एग्रीकल्चर को सुपरवाइज करते थे। ठीक है, कृषि विभाग को ये सुपरवाइज करते थे, इनके अंडर देख रेख होती थी सीता अध्यक्ष के अंडर, कृषि। फिर आते हैं अकारा अध्यक्ष। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑप्शन से सारे डिस्कस कर लिए। हाँ, अकारा अध्यक्ष जो है ये भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि अकारा अध्यक्ष जो है ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ माइंस को कहा जाता था। जो भी माइंस के सुपरिंटेंडेंट होते थे, जो भी माइंस के काम की देख रेख करते थे, उनको अकारा अध्यक्ष कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। लोहा अध्यक्ष।
लोहा अध्यक्ष यहाँ समझ में आ रहा है आपको, लोहा मीन्स आयरन। तो जो भी आयरन से जुड़े हुए कामों को, ठीक है, कामों की देखरेख करता था, उनको लोहा अध्यक्ष कहा जाता था। और भी दो मैंने यहाँ पे जोड़ दिए हैं। शुल्क अध्यक्ष, शुल्क का मतलब आपको पता है टैक्स, शुल्क मतलब क्या होता है, टैक्स। तो टैक्स, टोल्स में टैक्स लिया जाता है, आपको पता है टोल्स लिए जाते हैं, टोल चार्जेस, क्या है वो, टैक्स है काइंड ऑफ। तो शुल्क अध्यक्ष मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ टोल्स, ठीक है, ऐसा इंसान, ऐसा बंदा जिसको नियुक्त किया जाता था टोल्स की देखरेख के लिए, ठीक है, टैक्सेस की देखरेख के लिए। फिर आते हैं समस्त अध्यक्ष। समस्त, देखिए समस्त मतलब समझ रहे हैं कि सारी चीज़ें। अब यहाँ पे सारी चीज़ें तो है नहीं, परंतु समस्त अध्यक्ष जो होते थे वो मार्केट्स का ध्यान रखते थे। इवन जो भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस होते थे उनके साम्राज्य में, इन चीज़ों का ध्यान वो रखते थे, ठीक है, इनके अगेंस्ट एक्शन भी वही लेते थे, ठीक है। तो अब मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है, यहाँ पे मैंने उनके कुछ कैपिटल्स, कुछ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस एंड उनके कैपिटल्स रख दिए हैं। मतलब मौर्य साम्राज्य तो आपको पता है जैसे पूरे इंडिया में फैला हुआ था, तो उसके कुछ छोटे छोटे प्रोविंसेस बांट दिए गए थे, जहाँ से उन एरियाज़ को, जैसे हम सपोज पकड़ लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इन चारों के बीच अगर हम बात कर ले, इंडिया को 4 भागों में अगर बांट दे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो किसी एक कैपिटल से इन चारों जगह पे निगरानी रखना या कंट्रोल रखना पॉसिबल नहीं था। तो इन लोगों ने, मौर्यन डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया था, 5 प्रोविंसेस में इनको बांट दिया था, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इनको 5 प्रोविंसेस में बांट दिया था, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल में एक, ठीक है। इस तरह से भी ये अलग अलग जोन्स को कवर करते थे और कंट्रोल में रखते थे। तो ये जो अलग अलग जोन्स थे, इनके कैपिटल्स क्या थी, राजधानी क्या थी, ये अलग अलग जो जगहें थी जिनको बांट दिया गया था शासन के लिए, बेहतर तरीके से शासन कर पाए जैसे। तो इन तरीक़ों के लिए, इसके लिए इन्होंने अपनी प्रोविंसेस को, अपने साम्राज्य को बांट दिया था 5 भागों में। इनकी जो कैपिटल्स थी वो क्या थी, वो देख लेते हैं। पहला आते हैं उत्तर पथा, जैसे कि मैंने आपको कहा नॉर्थ, उसको उत्तर पथा बोलते थे, उसकी कैपिटल थी तक्षशिला। फिर आते हैं अवंती पथा, वेस्ट, आपको पता है गुजरात की तरफ, तो उसकी कैपिटल थी उज्जैन। फिर आता है प्राच्य पथा, ठीक है, प्राच्य पथा की बात करें, सॉरी ये ईस्ट होने वाला था, ये वेस्ट कर दिया हमने, ठीक है, याद रखिएगा ये ईस्ट की तरफ है, ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और ये ईस्ट की तरफ है प्राच्य पथा। तो इसकी जो कैपिटल थी वो थी कलिंगा। फिर आती है दक्षिण पथा, दक्षिण मतलब साउथ, उसकी जो कैपिटल थी वो थी सुवर्णगिरी। और आखिर जो सेंट्रल प्रोविंस, जो सेंटर में हुआ करती थी, केंद्र में जो हुआ करती थी, ठीक है, वो कैपिटल थी, आपको पता है अशोक की क्या कैपिटल थी, पाटलिपुत्र। तो इनकी सेंट्रल प्रोविंस भी पाटलिपुत्र में ही थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेद गायत्री मंत्र इज मेंशन्ड, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया है, ठीक है। मैं दोबारा दोहराता हूँ आपके लिए, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया गया है। मंडल 4, मंडल 6, मंडल 5 और मंडल 3, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, 4, 6, 5, 3। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके अपने उत्तर दे दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ। तो ये जो गायत्री मंत्र है, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है, तीसरे मंडल में, जो लास्ट आपका ऑप्शन है डी, ये करेक्ट आंसर है। थर्ड मंडल, तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया हुआ था, ठीक है। अब अगर गायत्री मंत्र की बात करें, आपको पता है ये सन गॉड सावित्री जो है हमारी, उनको सन गॉड भी कहा जाता था, ठीक है, सूर्य देवी भी कहा जाता था, सावित्री, जिनको वेद माता भी कहा जाता है, वेद माता, ठीक है, याद रखिएगा। इनके ऊपर ये कंपाइल की गई थी, बनाई गई थी गायत्री मंत्र। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो गायत्री मंत्र है, ये क्रिएट की गई थी महर्षि विश्वामित्र के द्वारा। महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को बनाया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। इसमें टोटल 62 मंत्र हैं, देख सकते हैं आप। थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद कंटेन्स द गायत्री मंत्र दैट वाज कंपाइल्ड इन द प्रेज ऑफ सन गॉड। सन गॉड मीन्स सावित्री, ठीक है, सावित्री को सन गॉड भी बोलते थे, इवन उनको वेद माता भी बोलते थे। इसमें टोटल 62 मंत्र हैं और इसको क्रिएट किया गया है महर्षि विश्वामित्र के द्वारा। अब एज पर द ऑप्शंस, मैं सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लूँगा इधर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है,
सिक्स्थ मंडल जो है इसमें टोटल 75 मंत्र हैं, और ये जो सिक्स्थ मंडल है ये अग्नि और इंद्र को डिवोट किया गया है, ठीक है। अग्नि और इंद्र के बारे में इसमें लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे फोर्थ के बारे में कुछ दिया नहीं है, बिकॉज ये भी अग्नि और इंद्र के बारे में ही इसमें मेंशन है। तो फिफ्थ मंडल की बात करें, इसमें टोटल 87 हिम्स है, मंत्र हैं, 87 मंत्र हैं, ये भी अग्नि और इंद्र को डिवोटेड है। मोस्ट हिम्स इन दिस बुक, इस किताब में जितनी भी मंत्र लिखी गई है ज़्यादातर अत्रि फैमिली, आपको याद होगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये लिखी गई थी किनके द्वारा, ठीक है। इनको रिसाइट किया गया था किनके द्वारा, बोला गया था किसके द्वारा, उद्गात्री थे, ठीक है, आपको याद होगा। नहीं याद है तो मैं बता दूंगा आपको। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। हमारे इसके बारे में भी ऋग्वेद की बात हो रही है तो बता देता हूँ मैं आपको। इसमें 10 मंडल है, टोटल 128 मंत्र हैं इसमें, ठीक है, ऋग्वेद में। इसको फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है। इंसान मतलब क्या कहे, इंसानियत की पहली किताब, ठीक है, भी कही जाती है इसको। इस 10 मंडल में जो 10 मंडल है इनमें से सेकंड से सेवेंथ मंडल, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ये जो मंडल है इसको गोत्र मंडल कहा जाता है, ये वंश मंडल कहा जाता है। देखिए कहा जाता है ये जो सेकंड से सेवेंथ मंडल जो है ये सबसे पहले बने थे। फर्स्ट 8, 9 और 10 इनको बाद में बनाया गया था, ठीक है। तो सेकंड और सेवेंथ मंडल जो है, सेकंड से सेवेंथ मंडल जो है इनको गोत्र मंडल कहा जाता है या फिर वंश मंडल कहा जाता है, एंड इवन कुला ग्रंथ भी कहा जाता है, ठीक है, कुल ग्रंथ। तो 10th मंडल की बात कर लें, इसमें पुरुषा सुक्ता है, जिसमें आपको पता है, हमें अच्छे से पता है कि पुरुषा सुक्ता के अनुसार 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, ये 4 वर्ण होते हैं हमारे। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषा सुक्ता में दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करें ऋग्वेद की, इसको रिसाइट किया गया था होत्री के द्वारा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अलग अलग वेद जो है ये अलग अलग लोगों के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा रिसाइट की गई थी, तो इसको रिसाइट किया गया था होत्री के द्वारा, होत्री ने इसको बताया था, ठीक है। बात कर ले सामवेद की, इसमें टोटल 1549 मंत्र हैं। तो ये जो 1549 मंत्र हैं इनमें अगर 75 मंत्र को अगर हम छोड़ दें, 75 मंत्र को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो आपको यहाँ एक कन्फ्यूजन ज़रूर होगा कि ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं, और अगर हम 1549 से 75 हटा भी दें तो भी ये 1028 से ज़्यादा हो जाएंगी। हाँ ज़रूर, देखिए ऋग्वेद में कुछ ऐसे मंत्र भी थे जिनको तोड़कर विश्लेषण करके अलग अलग पॉइंट्स में मंत्रों में बनाया गया था सामवेद में, ठीक है। तो इसी तरीके से 1549 मंत्र बन गए थे, और इसको रिसाइट किया गया था उद्गात्री के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था इस आंसर के पहले कि उद्गात्री है। फिर बात कर लेते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में टोटल मंत्र हैं 1975, 1975, और इसको रिसाइट किया गया था अध्वर्यु के द्वारा, ठीक है, अध्वर्यु के द्वारा इसको किया गया था। और मैं आपको ये भी पता होना चाहिए, इसको आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऋग्वेद और सामवेद एंड इवन यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर ट्रायो ऑफ वेदास भी कहा जाता था, ठीक है, ट्रायो ऑफ वेदास। ये तीनों वेद ही पहले बने थे, अथर्ववेद नहीं बनी थी, इसको बहुत बाद में बनाया गया था। तो अथर्ववेद की बात कर ले, इसमें 730 मंत्र हैं, और इसको कुछ ब्राह्मण प्रीस्ट के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, कुछ ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। व्हाट वाज द एम्बलम ऑफ पांडियन डायनेस्टी? पांडियन डायनेस्टी जो थी, पांड्य साम्राज्य जो थी, उनका एम्बलम क्या था, चिन्ह क्या था, ठीक है, उनका सिंबल क्या था? फिर से दोहराता हूँ मैं, पांड्य साम्राज्य जो थी उनका चिन्ह क्या था, ठीक है, एम्बलम क्या थी? आपके ऑप्शन है टाइगर, बो, ईगल, फिश। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके अपना जवाब दे दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर। अगर हम बात कर लें पांड्या डायनेस्टी की, तो ये फिश थी, ठीक है, पांड्या डायनेस्टी की जो एम्बलम थी वो थी फिश। तो पांड्या डायनेस्टी की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पांड्या डायनेस्टी जो थी ये मोतियों के लिए, ठीक है, मोतियों के लिए बहुत फेमस हुआ करती थी। इवन कहा जाता है कि पांड्या साम्राज्य में महिलाएं रूल करती थी, एक महिला थी जो रूल करती थी, ठीक है। पांड्या डायनेस्टी की कैपिटल की बात कर ले तो इसकी कैपिटल है मदुराई, ओके,
जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेगास्थेनिस के इंडिका में इसके बारे में दिया गया था कि ये मोतियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, पर्ल के लिए। साथ साथ यहाँ एक महिला भी रूल करती थी। इसकी कैपिटल थी मदुराई। इसके फाउंडर थे, अकॉर्डिंग टू जो भी सोर्सेस मिले हैं, ठीक है, लिटरेरी सोर्सेस के अनुसार इसके जो फाउंडर थे वो मुदुकुदुमी थे, ठीक है। और इसके जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे नेंदुजेलियान। बात कर ले नेक्स्ट ऑप्शंस की, टाइगर की बात कर लेते हैं। देखिए टाइगर जो थी वो चोल वंश का एम्ब्लेम हुआ करता था, ठीक है। चोल साम्राज्य का एम्ब्लेम हुआ करता था टाइगर। और आपको ये पता होना चाहिए चोल डायनेस्टी जो थी वो दो हुआ करती थी, जैसे कि कुषाण डायनेस्टी दो थी। मैंने आपको पहले कह दिया था कि कुजल कथफिसेस एक पहली कुषाण डायनेस्टी इन्होंने फाउंड की थी, और दूसरी कुषाण डायनेस्टी फाउंड की थी कनिष्का ने, ठीक है। आपको याद होना चाहिए 78 AD से 101 AD तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो में, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। तो बात कर लेते हैं चोला डायनेस्टी की। तो चोला डायनेस्टी भी दो ही थे, ठीक है। पहली जो चोला डायनेस्टी थी वो एलारा के द्वारा फाउंड की गई थी। जो फाउंडर थे इनके वो एलारा माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने करीब 50 साल तक रूल किया था। इन्होंने श्रीलंका को जीता था और 50 साल तक रूल किया था। इनकी कैपिटल थी उरैयूर। दो कैपिटल थी इनकी, उरैयूर जो कि इनलैंड कैपिटल मानी जाती थी, और कावेरीपट्टनम जो कि कोस्टल कैपिटल मानी जाती थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं ग्रेटेस्ट रूलर की ओर। बात कर लें इनके ग्रेटेस्ट रूलर की, तो उनका नाम है करिकाल। देखिए इनके बारे में भी एक बहुत ज़्यादा फेमस स्टोरी है। थोड़ी डिस्टर्बेंसेस थी। तो करिकाल की भी एक बहुत फेमस स्टोरी है। करिकाल को मैन विद चार्ड लेग्स भी कहा जाता है, मतलब जले हुए पाँव। ऐसा इंसान जिसके जले हुए पाँव थे। कहा जाता है कि इनके पिताजी जिस साम्राज्य में राजा हुआ करते थे, तो उनके देहांत के बाद उनके साम्राज्य में बहुत ज़्यादा सिंहासन के लिए बहुत ज़्यादा इंटरनल वॉर्स होने लगे थे। तो उस वक्त पे करिकाल को साम्राज्य से बाहर भेज दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जब साम्राज्य में सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, सॉर्ट आउट तो नहीं हुई थी, मतलब जो उनके मंत्री थे उन लोगों ने आपसी साजिश बनाकर सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया, एंड इवन कुछ हाथियों को भेज दिया था जंगल में करिकाल को मारने के लिए, ठीक है। तो जब हाथी उनके सैनिकों के साथ गए थे, करिकाल को उन्होंने बंदी बना लिया था। एक कारागार, एक केज टाइप का बना लिया था, केज के अंदर रख दिया गया था उनको, एंड इवन आग लगा दी गई थी। अब नीचे से आग लगा दी गई थी। अब बात ये थी कि वो जैसे तैसे तो उस केज से निकलकर, उस कारागार से निकलकर भागने में सफल हुए, लेकिन उनके पाँव जल गए थे उस वक्त पे। तो इसीलिए इनको मैन विथ चार्ड लेग्स भी कहा जाता है। ये चोला डायनेस्टी के फर्स्ट चोला डायनेस्टी के फेमस रूलर हुआ करते थे। बात कर ले सेकेंड चोला डायनेस्टी की, तो ये शुरू हुई थी 1850 AD से 50 AD से 850 AD से, और ख़त्म हुई थी 1279 AD में, 1279 AD में। सेकेंड चोला डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था विजयालया, जिसको नर केसरी भी कहते हैं। माना जाता है ये बहुत ज़्यादा जैसा कि मैंने आपको कहा था नरसिम्हा वर्मन के क्षेत्र में कि खुखार माने जाते थे, बहुत ज़्यादा भयंकर माने जाते थे। उसी तरीके से विजयालया भी बहुत ज़्यादा खुखार माने जाते थे, ठीक है। कहा जाता था कि उनके पथ में, मतलब उनके रास्ते में जब वो कुछ करने के लिए डिसाइड करते थे, उनके रास्ते अगर कुछ भी आता तो वो उनको, कोई भी आता तो वो उनको ख़त्म कर देते हैं। सेकेंड चोला डायनेस्टी की बात कर लें, इनकी कैपिटल थी पलयाराई, ठीक है। ये जो पलयाराई है ये अर्लीस्ट कैपिटल थी उनकी सेकेंड चोला डायनेस्टी की। फिर थे तंजौर, और आपको ये तो पता होगा गोंगाईकोंडा चोलापुरम। ये गोंगाईकोंडा चोलापुरम ये बहुत अच्छी स्टोरी है इसके ऊपर, ठीक है। चलिए जान लेते हैं कुछ ग्रेटेस्ट रूलर्स के बारे में जान लेते हैं, फिर बता देंगे आपको गोंगाईकोंडा चोलापुरम के बारे में। राजा राजा वन जो थे ये इनके ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक थे, जिन्होंने राजा राजेश्वर टेम्पल भी बनाया था, ठीक है, जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ये तंजौर में है राजा राजेश्वर टेम्पल। ये एक शिव टेम्पल है, याद रखिएगा। और ये राजा राजा जो थे उनको राजा राजा द ग्रेट भी कहा जाता था। सेकंड ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें राजेंद्र चोल, इन्होंने ही गोंगाईकोंडा चोलापुरम नाम रखा था। चलिए स्टोरी की बात कर लेते हैं। देखिए गंगा नदी जो है ये बहुत सालों से पवित्र मानी जाती है, बहुत ढेरों सालों से। तो उस वक्त जब राजेंद्र चोल जो थे, प्रथम राजेंद्र चोल, वो जब रूल करने आए थे, उनका साम्राज्य जब शुरू हुआ था, तो उन्होंने भी गंगा के बारे में बहुत कुछ सुना था। तो उन्होंने ये तय किया था कि मैं अपने साम्राज्य में गंगा को स्थापित करूंगा। ये तो संभव था ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया,
एक आर्मी लेके निकल गए बंगाल की तरफ। उस वक्त बंगाल में रूल कर रहे थे महिपाल, पाल वंश के महिपाल राजा निकल गए युद्ध करने। तो जो भी उनके सामने आए सबको मारते काटते गए। आखिरकार महिपाल जस्ट जब उनकी आधी सेना ख़त्म हो गई थी, महिपाल सामने आए उनके। उन्होंने कहा, चाहते क्या हो तुमको मुझे मारना है तो मार दो। तो राजेंद्र चोल ने उनको पूछा कि गंगा नदी कहाँ है? तो उन्होंने कहा, ये तो पीछे है गंगा नदी। समझ सकते हैं आप। तो राजेंद्र चोल ने कहा, ठीक है, हट जाओ, तुम निकलो यहाँ से, छोड़ दिया तुमको, मुझे गंगा नदी की ज़रूरत थी। उन्होंने क्या किया, एक कटोरी नहीं, वो जो बोलते हैं घट बोलते हैं, एक घट में गंगा पानी लिया थोड़ा सा, फिर निकल गए। महिपाल भी ताजुब रह गए, अरे भैया गंगा पानी ही लेना था तो इतने लोगों को मारा क्यों? तो छोड़िए, ये स्टोरी थी। तो फिर वो अपने साम्राज्य में आए उस घट में गंगा पानी को लेकर, और वहाँ पर एक तालाब, ठीक है, चोलामंडलम लेक जो है, वहाँ पर गंगा नदी को उस गंगा के पानी को डाला और कह दिया कि ये गंगा है, हमारी यहाँ की गंगा है, इस लेक को चोलामंडलम लेक कहेंगे। और एज बिकॉज मैंने गंगा को जीता है, वहाँ जगह गंगा का पानी लेके आया है, तो इन्होंने अपनी एक उपाधि ले ली, गोंगाईकोंडा चोलपुरम। ठीक है, एक उपाधि थी इनकी, गोंगाईकोंडा चोलम, सॉरी, जो शहर थी, जिस शहर में वो लेक थी, उसका नाम था चोलामंडलम, और उस शहर का नाम था गोंगाईकोंडा चोलपुरम, और उन्होंने जो उपाधि ली थी वो थी गोंगाईकोंडा चोलम। ठीक है, बात कर ले नेक्स्ट की आदित्य चोल। देखिए, इनका नाम भी बहुत फेमस है। इन्होंने मदुराई कोंडा नाम लिया था, तो आप समझ सकते हैं, मदुराई को जीता था इन्होंने, इसीलिए मदुराई कोंडा नाम लिया था। इन्होंने एक पल्लव राजा थे अपराजित, उनको हराया था। ठीक है, और टोंडा मंडलम को कैप्चर कर लिया था अपने अंडर। बात कर ले लास्ट, आई थिंक लास्ट ऑप्शन ही बाकी है, नहीं ईगल भी है। ईगल तो किसी का सिंबल है ही नहीं। चलिए बो की बात कर लेते हैं। तो बो जो है, ये चेरा डायनेस्टी के सिंबल एम्बलम हुआ करता था। चेरा डायनेस्टी के फाउंडर की बात करें तो ये थे उदियांगरल। ठीक है, उदियांगरल ये नाम भी बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए, कहा जाता है कि उदियांगरल नाम इनको इसीलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों दलों को खाना खिलाया था, कौरव एंड पांडव दोनों दलों को खाना खिलाया था, इसीलिए इनका नाम उदियांगरल पड़ गया था। इनकी कैपिटल थी वंजी या फिर करूर बोल सकते हैं हम, और इनके ग्रेटेस्ट रूलर थे सेंगुतवन। ठीक है, सेंगुतुवन, जिसको रेड चेरा भी कहा जाता है। इन्होंने फेमस पत्नी कल्ट भी फाउंड किया था। चलिए, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मैं इसके बाद कोशिश करूँगा इंडिविजुअल डायनेस्टीज़ को एक एक करके हर एक साम्राज्य को पकड़ूं और उनके राजा के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में डिस्कस करूं। ठीक है, ऐसे समझ रहा हूँ आपको भी दिक्कत हो रही है एक एक ऑप्शन करके पढ़ने में, समझने में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो उनकी नोटिफिकेशंस पाने के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।